बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ खाली स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है। जब भी हमारे पास लाइट रेडिएशन होती है और इस रेडिएशन को हम पास करें थ्रू प्रिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मैं ले लूँ बल्ब को इज एग्जांपल ऑफ इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अगर हमारे पास लाइट हो और इस लाइट को हम पास करें किस चीज़ से, इसको अगर हम पास करें प्रिज्म से, तो क्या होगा, तो ये लाइट बढ़ जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी इनटू इट्स कंपोनेंट। लाइट हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है वो बनी हुई है 7 डिफरेंट कलर से। दैट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम वायलेट इनटू रेड। वायलेट से शुरू होकर रेड पर ख़त्म होती है। और ये जो बेंडिंग की जो डिग्री बनाते हैं, जो एंगल बनाते हैं, ये एंगल डिपेंड करता है फर्दर जो लाइट बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी बेंडिंग ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेंडिंग। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि बेंडिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर हम लाइट पास करें थ्रू प्रिज्म से, तो ये लाइट डिवाइड हो जाएगी और हमें एक स्पेक्ट्रम देगी, एक सीरीज़ ऑफ लाइट्स देगी। जो स्टार्ट होती है वायलेट से, वायलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इस लाइंस, ये सारे के सारे कलर्स आपको याद न रखने हैं क्योंकि ये ईटाज में आते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है विब गियोर। अब इन सारे जो वायलेट कलर है या ऑरेंज, रेड, येलो जो भी है, उनकी वेवलेंथ भी आपको याद करनी है या हम याद करेंगे। द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज ये आप इस तरह याद कर लें कि 400, 420, 460, 400, 420, 460, 510, 580, 510, 580, 600, 630, 750, 600, 630 and 750. So these are the wavelengths of color. Like for example, जो भी लाइट प्रिज्म से बेंड होगी, जैसे ही लाइट इस प्रिज्म पर पड़ेगी तो फर्स्ट जो कलर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 400 और 400 के बीच उसकी वेवलेंथ होगी और वो हमारे पास बराबर होगी 400 नैनोमीटर और इस कलर को हम कहेंगे वायलेट। इसके बाद जो कलर होगा वो हमारे पास होगा आई मीन्स इंडिगो, और इंडिगो की वेवलेंथ होगी 420 टू 460 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लू कलर, जिसका वेवलेंथ है 460 टू 510। अब ब्लू हो गया। नेक्स्ट है ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज और ऑरेंज के बाद हमारे पास क्या आता है, रेड। जब भी हम लाइट लेंगे और हम इसको प्रिज्म से पास करेंगे तो ये हमारे पास ये सीरीज़ ऑफ लाइन देंगे, सीरीज़ ऑफ कलर्स देंगे और ये स्पेसिफिक है। वायलेट के बाद हमेशा इंडिगो, इंडिगो के बाद हमेशा ब्लू, ये मिक्स नहीं होंगे बल्कि ये इस तरह एक सीरीज़ देंगे और इस सीरीज़ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। एंड दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, एंड दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जब हम लेंगे तो हर एक कंपाउंड हमारे पास अलग एक स्पेक्ट्रम देगा। फर्दर अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें तो स्पेक्ट्रम की हमारे पास 2 टाइप्स है। एक हमारे पास होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारे पास होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम टाइप्स की तो एक हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस? नाम से जाहिर होता है कि स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस की तरह होगी और कुछ कंटिन्यूस।
इस लाइट की जो स्पेक्ट्रम थी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस थे। लाइक वायलेट के बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर एक दूसरे से सारे हमारे पास क्या है, अटैच है। सो दिस इज़ वायलेट कलर, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। सो दिस इज वी कैन सी, ये हमारे पास सारे एक दूसरे की बात आते हैं, सारे कंटिन्यूस है। सो दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड व्हाट, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, दिस वाज कंटिन्यूस। अब लाइन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें हम, तो लाइन स्पेक्ट्रम को एक और नाम हम देते हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि एटम हमारे पास जो स्पेक्ट्रम देता है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है और इसमें फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सपोज। अब अगर हम इस शेल को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें तो ये एटम हमारे पास क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा और दूसरी शेल में चला जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके वापस इस शेल में आएगा, लेकिन जैसे ही ये इस शेल में दोबारा आता है, एट दिस टाइम इट एमिट अ रेडिएशन। इट एमिट व्हाट, इट एमिट अ रेडिएशन, और ये रेडिएशन एक ख़ास स्पेक्ट्रम देता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की हमारे पास क्या होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है। सो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन गिव अस स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। सो जितने भी वेव्स यहाँ पर बनते हैं उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, स्पेसिफिक, और हर एक एलिमेंट की हमारे पास दूसरे एलिमेंट से तब्दील होगी। लाइक सपोज अगर हम हाइड्रोजन ले रहे तो इसकी, इन दिस केस हाइड्रोजन का एक होगा, और अगर हम नाइट्रोजन ले रहे तो इसका तब्दील होगा। अब इस स्पेक्ट्रम को हम देखें तो हम लेते हैं एक स्क्रीन, यहाँ पर ये हमारे पास एक स्क्रीन है। सो जैसे ही ये जो वेव बन गया है, जो एक्साइट हो गया है, जैसे ही ये आकर इस स्क्रीन पर पड़ेगा तो यहाँ पर ये एक लाइन बनाएगा। सो इस वजह से इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। नाउ फर्दर ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है हमारे पास, ये डिवाइड हो गया है फर्दर इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास है लाइन एब्जॉर्प्शन और दूसरा हमारे पास है लाइन एमिशन। द फर्स्ट वन इज line absorption spectrum and the second is line emission spectrum। अब सारी जो सारी केमिस्ट्री है हमारे पास, वो तकरीबन 90% केमिस्ट्री इसी टॉपिक के नाम में छुपी होती है। लाइक इन द फर्स्ट केस लाइन एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट डज लाइन एब्जॉर्प्शन मीन? सो लाइन एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं, हम एक स्क्रीन लेते हैं। सो दिस इज़ द स्क्रीन फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम एक एटम लेते हैं जिसको हम एक्साइट करते हैं, और फिर जब वो डी एक्साइट होता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। नाउ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन द सेकंड इज कॉल्ड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। सो दिस इज द सेकंड केस कि एमिशन में क्या होगा, हमारे पास वेव्स एमिट होंगे। लाइक इन दिस केस हमारे पास सपोज एक एटम है, इसको हम एनर्जी दें, वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, सारे एक्साइट हो जाएंगे। फिर जब डी एक्साइट होते हैं तो यहाँ से वो वेव्स एमिट करते हैं, और ये वेव्स जाकर एक प्लेट को हिट करते हैं। लेकिन सपोज ये हमारे पास एक, हम लेंगे एक ब्लैक स्क्रीन, ये हमारे पास क्या है, एक ब्लैक स्क्रीन है। सो ये जो वेव्स बनते हैं ये जाकर इसी स्क्रीन पर हिट होते हैं और वहाँ पर एक लाइन बनाते हैं। सो इस वजह से हम कहते हैं इसको लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो फर्स्ट टाइप है एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन मीन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी, किस तरह होगी, यहाँ पर एग्जांपल इस तरह कि यहाँ पर हम सोर्स ऑफ लाइट लेंगे फॉर एग्जांपल, या दूसरी वेव्स लेंगे, और इसके आगे हम रखेंगे क्या, एटम को। इसके आगे हम रखेंगे एटम को। अब जब ये वेव्स हम पास करेंगे इस एटम से, तो जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी। सो ये लाइट जाकर उस स्क्रीन पर लगेगी, और ये सारा स्क्रीन क्या होगा, ये सारा स्क्रीन हमारे पास इन दिस केस लाइट होगा। सो लाइट के लिए मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है। सो इट मीन्स
कि हमारे पास सारा स्क्रीन क्या होगा, ब्लू होगा। एक्सेप्ट कौन सी जगह ब्लू नहीं होगी, जब ये लाइट इस एटम से पास हो जाएगी तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगी वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर लाइट इस एटम से पास नहीं होगी, और जहाँ पर पास नहीं होगी वहाँ पर इसकी शेडो बनेगी, मतलब देयर विल ब्लैक लाइन अपीयर। सो यहाँ वहाँ पर ब्लैक लाइन बनेगी। सो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वहाँ पर हमारे पास क्या है, वहाँ पर एक लाइन आएगा। अगेन वंस अगेन रिपीट करते हैं कि व्हाट इज लाइन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो नाम से जाहिर होता है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। लाइक यहाँ पर हम एक सोर्स लेते हैं लाइट की, और इसके सामने हम रखते हैं एटम, और इसके बाद हमारे पास होता है एक स्क्रीन। सो अगर ये सोर्स लाइट वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये लाइट वेव्स जाएंगी और इस स्क्रीन को हिट करेगी। सो ये जो स्क्रीन हमारे पास है ये हमारे पास बिल्कुल वाइट होगी, लाइक ये हमारे पास बिल्कुल लाइट से भरी हुई, क्योंकि ये लाइट जाकर उसको हिट करती है। अब जब ये लाइट जाकर एटम पर पास होती है तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, और इस इलेक्ट्रॉन से पीछे एनर्जी नहीं जाती। अब बहुत सी जगह एटम में खाली है, सो उस खाली जगह से एनर्जी पास होगी, यानी लाइट पास होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वहाँ पर लाइट पास नहीं होगी। सो अगर इस जगह पर हम देखें तो यहाँ पर एनर्जी पास नहीं हुई, मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट की, सो यहाँ पर रोशनी नहीं होगी, यहाँ पर तारीकी होगी, देयर विल बी डार्क। सो जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्पेशल लाइंस बनेगी। सो इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब दूसरा जो है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। लाइन एमिशन में स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक एटम हम लेते हैं, इसको हम एनर्जी देते हैं, वो एक्साइट होता है, फिर जब डी एक्साइटेशन होती है तो जो लाइट एनर्जी एमिट होती है वो वहाँ पर जाकर स्क्रीन पर लगती है। सो स्क्रीन हमारे पास ब्लैक होता है, स्क्रीन हमारे पास क्या होता है, स्क्रीन हमारे पास सारे का सारा ब्लैक होता है, लेकिन जब एटम एमिट करता है रेडिएशन को तो वहाँ पर जाकर स्क्रीन पर लग जाती है और वो जगह वाइट हो जाती है। इस तरह अगर एक एटम ने 3-4 लाइंस एमिट किए तो एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी अब स्पेशल वेवलेंथ, सो वहाँ पर इस किस्म की लाइंस बनेगी। सो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुई है, एटम ने एब्जॉर्प्शन की थी, सो दिस इज़ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड दिस इज़ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। बोथ केसेस में हमारे पास क्या होगी, लाइंस बनेगी। अब सारी की सारे 118 या 119 जितनी भी हमारे पास क्या है एटम्स हैं हमारे पास, वो एमिशन करते हैं, लाइंस बनाते हैं, या जो भी स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो हमारे पास पॉसिबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज में। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सी रेज होते हैं जिसकी वेवलेंथ हमारे पास डिफरेंट है। लाइक हमारे पास गैमा रेज भी है, विजिबल रेज भी है, इंफ्रा रेड भी है। सो इनका ऑर्डर अब हम पढ़ते हैं। अब जो मैं ऑर्डर ड्रा करने वाला हूँ प्लीज़ नोट इट, कॉपी में इस तरह लिखे, क्योंकि हर बार एवरी एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज इससे आते हैं, लेकिन थोड़ा तरीक़ा चेंज करते हैं, सिर्फ शेप चेंज करते हैं। लाइक सो आपको याद रखने है कि हमारे पास जितनी भी सारी की सारी रेज है इसमें एमसीक्यूज देते हैं कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। सो यहाँ पर मैं अब रेज लिखूँगा, और दूसरी बात यहाँ पर मैं लिखूँगा वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, n नैनोमीटर। सो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो हम लिखेंगे। सबसे पहले ऑलरेडी हमको याद होती है कि हमारे पास जो लाइट है द फर्स्ट वो है विजिबल। सो ये बीच में लिख के नेक्स्ट विजिबल वी से स्टार्ट होता है, यानी पहले जब हमने कहा कि विजिबल लाइट में हमारे पास क्या होता है, वायलेट कलर से स्टार्ट होती है। दिस वाज द फार्मूला, वीबगियर वाज द फार्मूला, कि हमारे पास क्या है लाइट बनी होती है इन्हीं कलर से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इस वायलेट की वेवलेंथ हमारे पास थी 400 नैनोमीटर और 420 की बेज, 400 420। वंस अगेन ये दोबारा लिखता हूँ ताकि कल आप नोट कर लें।
सो इस तरह ये याद कर ले, लाइक 400, 420, 460, 400, 420, 460, 510, 580 एंड नेक्स्ट है 600, 630, 750, 600, 630, 750 नैनोमीटर। नाउ विजिबल लाइट हमारे पास वो कलर बनी होती है, फर्दर हमारे पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब वायलेट से जिसकी वेवलेंथ कम है इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, यानी विजिबल से इस साइड पे हमारे पास क्या है, विजिबल से इस साइड पे हमारे पास है अल्ट्रा वायलेट। वायलेट के आगे हमारे पास क्या है, अल्ट्रा वायलेट, और इस साइड पे है रेड, यानी रेड से आगे क्या है हमारे पास, इंफ्रा रेड। सो ये तीन तो याद हो गई। विजिबल से वी से इस साइड पे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है और उस साइड पे हमारे पास क्या है, इंफ्रा रेड है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। अब गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। नाउ आगे भी हमारे पास वेव्स है, लाइक द फर्स्ट वन इज, ये ऑर्डर याद कर ले, द फर्स्ट वन इज गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के आगे हमारे पास है माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो माइक्रो के लिए ये माइक्रो साइन यूज़ करें और रेडियो के लिए क्या करें, बाकायदा रेडियो बनाएं ताकि आपको याद हो। सो दिस इज, ये याद कर ले, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इसके साथ ये भी याद कर ले कि विजिबल में हमारे पास विप की और होती है, उसकी ये नैनोमीटर है। अब इनकी जो नैनोमीटर है उसकी वैल्यू बुक में जो गिवन है वो हमारे पास है 10 टू द पावर में। सो उनकी याद करना मुश्किल है। सो वो आप इस तरह याद करेंगे कि जो वेवलेंथ है हमारे पास नैनोमीटर में वो इस तरह है कि गामा के लिए हमारे पास है फ्रॉम 0.006 टू 0.006 से शुरू होकर 8 नैनोमीटर पर ख़त्म होती है। फिर 8 के बाद हमारे पास है सारी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई। सो ये है 0.006, फिर 0.006 से 8 टू 380, 380 टू 760, फिर 760 से 10 लाख 30 करोड़, 10 लाख एंड 30 करोड़। अब ये जो मैंने वैल्यूज रखी है ये वेवलेंथ की वैल्यूज़ है नैनोमीटर में, यानी एक्स रेज हमारे पास होता है 0.006 नैनोमीटर से 8 नैनोमीटर, और इससे जितने भी छोटे हैं वो सारे हमारे पास क्या है, वो सारे हमारे पास है गामा रेज। अब 0.006 टू 8x, 8 टू 360 अल्ट्रा वायलेट, 360 टू 750 या 750 विजिबल, 760 टू 10 लाख इंफ्रारेड, 10 लाख टू 30 करोड़ माइक्रो, और 30 करोड़ से जितनी भी हमारे पास बड़े वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स के। सो आपको बस ये नंबर याद करना है कि 0.006, 8 360, 8 360, 380 सॉरी 380, 760, 10 लाख 30 करोड़, 10 लाख 30 करोड़। सो इसमें आपको फर्दर जो ये याद कर ले, इससे एमसीक्यूज आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज ऑफ अल्ट्रा वायलेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज ऑफ विजिबल। यानी आपको कहे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है 100 नैनोमीटर। सो ये हमारे पास कौन सी रेज है। सो 100 नैनोमीटर हमारे पास इसके बीच आते हैं, यानी 8 और 380 के बीच। सो इट मीन दीज आर अल्ट्रा वायलेट रेज। या फर्दर जो एमसीक्यूज इसमें आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हमको दिए है एक्स रेज या इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट, इसके अलावा माइक्रोवेव्स, इससे पहले दिए है रेडियो वेव्स। सो इस तरह 4 ऑप्शन देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाई वेवलेंथ।
सो अगर हम देखें तो इस आर्डर में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। सो रेडियो वेव हाईएस्ट वेवलेंथ, सो इसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है। फर्दर अगर आपको कहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो जितनी इसकी वेवलेंथ कम होती है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। लाइक इन दिस ऑर्डर, राइट साइड पे आप जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, और लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट wavelength increases and from left to right frequency decreases because these both are inversely proportional to each other. Further अगर आपको कहे for frequency which one of the following is correct other, like अगर कहे कि for frequency which one is correct order, और ऑर्डर में आपको कहे लाइक गामा, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, या गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट। सो ये मैं आसानी के लिए 2 ऑप्शंस ली। सो इन दोनों में कौन सा ठीक है फॉर फ्रीक्वेंसी विच वन इज करेक्ट ऑर्डर। सो इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी जबकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। सो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, कम है, और एक्स की हमारे पास ज़्यादा है और इससे गामा की ज़्यादा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये जो ट्रेंड है ये आप याद कर लें इस तरीके से, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये हमारे पास एक लफ्ज़ याद कर लें, लाइक गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, और विजिबल के बाद हमारे पास था इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। सो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और दिस इज डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सो दिस वाज, अब सारे के सारे जो स्पेक्ट्रम होंगे हमारे पास क्या होंगे, हर एक एटम की स्पेक्ट्रम इसी स्पेक्ट्रम की बीच होगी। नाउ व्हाट अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम्स होती है, जो लाइन होती है, वो पॉसिबल है हमारे पास विजिबल रेंज में। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम हमारे पास विजिबल रेंज में आती है, इंफ्रारेड रेंज में आती है और अल्ट्रा वायलेट रेंज में आती है। नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन हमारे पास एटम है और हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होती है, लाइन स्पेक्ट्रम, यानी ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बनाती है। फर्दर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास 3 हिस्सों में होता है, इंफ्रारेड में होता है हमारे पास, विजिबल में होता है और अल्ट्रावायलेट। लाइक हाइड्रोजन को अगर हम एनर्जी दें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम को अगर हम एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डी एक्साइट होंगे, और डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी की वेवलेंथ हमारे पास क्या करती है, इंफ्रारेड में भी लाई करती है, विजिबल में भी लाई करती है और अल्ट्रावायलेट में भी लाई करती है। अब डिपेंड करती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था हमारे पास ये कौन सी शील को एक्साइट हुआ था, और फिर डी एक्साइटेशन में हमारे पास कौन सी शील में आया था। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ एटम है, दिस इज़ द फर्स्ट शील, दिस इज़ द सेकंड शील, this is the third shell, this is the fourth shell and this is the fifth and so on. Now अगर फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो, ये हमारे पास हो गए न्यूक्लियस। सो लाइक सपोज दिस इज द फर्स्ट शेल। अब अगर एटम दूसरी शेल में चला जाए एक्साइट और फिर डी एक्साइटेशन में हमारे पास क्या हो, फर्स्ट शेल में आ जाए, सो ये जो वेव इसने एमिट की है, अब इसी वेव की जो वेवलेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास लाई करेगी, इसको हम करेंगे, इसको हम कहेंगे सारी लाइमन सीरीज। अब इसको हम जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ हमारे पास किस चीज़ में आती है, ये वेवलेंथ हमारे पास आती है इन द रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रीजन। नाउ इन नेक्स्ट केस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था फर्स्ट नंबर शील, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर सेकंड शील से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए और फिर डी एक्साइटेशन में वेव क्या करें, एमिट करें। नाउ ये हमारे पास क्या था, जो फर्स्ट केस में हमारे पास था
n इज इक्वल टू 1, यानी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फर्स्ट शेल में आया था, तो तब वेवलेंथ हमारे पास क्या था, वेवलेंथ रीजन में लाई करता था। नेक्स्ट अगर n हमारे पास 2 हो, यानी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर दूसरी शेल में आ जाए, तो तब हमारे पास वेवलेंथ होगा। सो जो वेवलेंथ होगा हमारे पास क्या होगा, विजिबल होगा। सो अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी एक्साइट होकर सेकंड शेल में आ जाए, तो फिर जो वेव एमिट होगी वो हमारे पास विजिबल होगी और हम इसको देख सकेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड नंबर शेल में फोर्थ शेल से या फिफ्थ शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आ जाए, सो जब थर्ड शेल में डी एक्साइट होकर आती है, सो n इज इक्वल टू 3, सो वेवलेंथ हमारे पास लाई करेगी इंफ्रारेड में, और इससे आगे जितनी भी n इज इक्वल टू 4, 5 वो सारे हमारे पास क्या होती है, इंफ्रारेड में लाई करती है। सो जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, वो स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की, वो हमारे पास लाई करती है इंफ्रारेड में, विजिबल में एंड अल्ट्रा वायलेट में। डिपेंड करती है हमारे पास नंबर ऑफ शेल की किस शेल पर डी एक्साइट एटम होता है। नाउ अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर शेल में सेकंड से आता है, या थर्ड से, या फोर्थ से, या फिफ्थ से, या सिक्स से एंड सो ऑन, लेकिन अगर n हमारे पास 1 हो, लाइक n इज इक्वल टू 1, अगर n हमारे पास 1 हो तो तब इसको हम कहेंगे लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज हमारे पास क्या होता है, ये होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। सो ये ईटा के लिए बेस्ट पॉइंट है कि लाइमन सीरीज कहाँ पर एक्ट करता है या किस रीजन में होता है। सो लाइमन सीरीज इज अल्ट्रा वायलेट, और इस केस में n हमारे पास होता है 1। अब अगर हमारे पास सेकंड शेल में डी एक्साइट हो जाए, यानी थर्ड एटम से इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ गिर पड़े, फोर्थ से सेकंड में आ जाए, फिफ्थ से सेकंड में आ जाए, सिक्स से सेकंड में आ जाए, या सेवन से एंड सो ऑन। सो अगर n हमारे पास 2 हो, नाउ अगर n हमारे पास 2 हो तो फिर इसको हम कहेंगे बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज हमारे पास होती है विजिबल रेंज में। सो ये जो हम रेंजेस पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन की, ये हमारे पास क्या है, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, और इस तरह माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, इन्हीं 3 में पड़ी हुई है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। अब n जो 1 था वो हमारे पास था इंफ्रारेड, n जब 1 था सो ये हमारे पास था अल्ट्रावायलेट सारी। अब n जब 2 हो गए तो हमारे पास हो गया विजिबल। ये n वो नंबर है जहाँ पर एटम डी एक्साइट होकर वहाँ पर गिरता है। नेक्स्ट सारे के सारे हमारे पास लाइक n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। अब थर्ड को हम कहते हैं लाइमन बाल्मर पास्चन। इसके बाद हमारे पास है ब्रैकेट, इसके पास है पिफन सीरीज। ये सीरीज इस तरह याद कर रहे हैं, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पिफन। इसके लिए फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फार्मूला बोलेंगे तो भूल जाएंगे ईटा में, तो फिर क्या करेंगे, हर चीज़ के लिए फार्मूलाज ना बनाएं और इस तरह याद करें, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पिफन, बस ख़त्म। अब अगर हम देखें n जितनी भी ज़्यादा हो रही इतनी से ये इस तरह राइट साइड पर शिफ्ट हो रही है। सो आगे जितनी भी है वो हमारे पास सारी की सारी इंफ्रारेड में है। दिस इज इंफ्रारेड, दिस इज इंफ्रारेड एंड दिस इज आल्सो इंफ्रारेड। अब इसमें एक लफ्ज़, एक पॉइंट और भी है, ये हमारे पास विजिबल में था, अल्ट्रावायलेट में था सारी, फिर विजिबल में, फिर नियर टू इंफ्रारेड हो जाता है, फिर इंफ्रारेड की बीच हो जाता है, फिर इंफ्रारेड से दूर यानी फेर इंफ्रारेड। सो ये पॉइंट याद कर रहे हैं कि पास्चन हमारे पास होता है नियर टू इंफ्रारेड, फिर थोड़ा आगे हमारे पास ब्रैकेट होता है मिड इंफ्रारेड, और फिर इससे आगे फेर इंफ्रारेड। सो ये पॉइंट याद कर लें। अगेन एक दफ़ा मेरे लिख देता हूँ कि आपको किस तरह याद करना है। ये नंबर आपको याद रखते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। सो जो सीरीज़ थी हमारे पास एक है लाइमन सीरीज़, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पिफन। द फर्स्ट वन लाइमन सीरीज वाज अल्ट्रावायलेट, नेक्स्ट वाज विजिबल, द पास्चन वाज नियर इंफ्रारेड, द ब्रैकेट वाज मिड इंफ्रारेड, and the piffon was
फेयर इंफ्रारेड। ये आप 3 पॉइंट्स याद कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सरेज। ये डिफेक्ट्स बोहर मॉडल 3-4 डिफेक्ट्स है, वो आप याद कर ले, उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सरेज। सो एक्सरेज हमारे पास ऑलरेडी हमने कहा कि एक्सरेज हमारे पास वो रेज है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास होती है 0.0068 नैनोमीटर एन वेवलेंथ। या बुक में जो आंगस्ट्रॉन में गिवन है वो हमारे पास है, वो भी याद करने के लिए इजी है, लाइक 10⁻⁻² to 10⁻⁴ आंगस्ट्रॉन। आंगस्ट्रॉन 1 आंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻10 मीटर। नाउ एक्स रेज के बनाने के हमारे पास डिफरेंट से मेथड है। सो अगर ईटा में आ जाए यूज वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस एक्स रेज, सो ये मेथड आप याद रखिए। लाइक द फर्स्ट वन मेथड इज रोएंटागान मेथड, रोएंटागान मेथड। द सेकंड या इसको दूसरा इसमें हम यूज़ करते हैं गैस ट्यूब। या नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम कहते हैं कोलाइड मेटल, कोलाइड मेथड। अब थर्ड जो है बाय यूजिंग बीटाट्रॉन, by using बीटाट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन। सो अगर ईटा में आ जाए कि व्हाट इज बीटाट्रॉन, अगर आप बुक रीड कर रहे तो ये पॉइंट आ जाए बीटाट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन। सो ये इजी है, पॉइंट इजी है, इसमें मुश्किल क्यों कुछ नहीं है। लेकिन ईटा में ये बीटाट्रॉन आ जाए और उसके पर वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे कि बीटाट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन, बीटाट्रॉन इज प्रोटॉन एक्सेलरेटिंग मशीन, या बीटाट्रॉन इज न्यूट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन, या ऑल ऑफ दीज, तो फिर आप वहाँ पर भूल जाएंगे और कहेंगे कि दिस इज़ आउट ऑफ कोर्स। हालांकि दिस इज़ आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ये यहाँ पर बाकी गिवन है कि बीटाट्रॉन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन। सो ये याद कर ले कि बीटाट्रॉन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन, और ये यूज़ किया था DW कर्स ने 1941 में। सो दीज आर 1, 2, 3 मेथड। अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे विच वन, रोएंटागान मेथड। सो रोएंटागान मेथड हमारे पास ऑलरेडी इसके बारे में हमने पिछले टेस्ट में कहा था कि अगर हमारे पास कैनाल रेज हो और कैनाल रेज जब हिट करते हैं एनोड को तो वहाँ पर एक्स रेज की प्रोडक्शन होती है। सो रोएंटागान ने क्या किया था, इसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था लेकिन इसका शेप चेंज किया था, लाइक थोड़ा मॉडिफाई किया इसने। सो इसने ट्यूब को इस शेप में कन्वर्ट किया। अब ये सेम टू सेम हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। अब प्रेशर, लाइक प्रेशर हमारे पास था वेरी लो, प्रेशर हमारे पास था 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये प्रेशर याद कर लें। वोल्टेज हमारे पास था 30K to 50K, 30K to 50K। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एप्लाइड वोल्टेज थ्रू एनोड एंड कैथोड। अब कैथोड इसने लिया था सी शेप। सी शेप मीन कि जितनी भी आएंगी इसको हिट करेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट की बजाय हम सी शेप ले रहे तो ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ज़्यादा होती है। लाइक इसको अगर हम स्ट्रेट करें तो इस तरह होती है। सो सी शेप का क्या फ़ायदा होता है, एरिया हमारे पास जगह थोड़ी लेती है, लेंथ थोड़ा होता है और एरिया ज़्यादा होती है। इसी वजह से याद रखें कि रोएंटागान मेथड में हमारे पास जो कैथोड था, जो सी से स्टार्ट होता है, वो हमारे पास क्या था, सी शेप था। सो ऑप्शन में आपको दिए होंगे कि रोएंटागान मेथड में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सी शेप। सो कैथोड, CATHODE मतलब कैथोड स्टार्ट होता है सी से, सो इट मीन कैथोड वाज सी शेप। इससे आपको आसानी होगी। सो यहाँ पर हमारे पास था कैथोड दैट इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज वाज सी शेप। अब जो एनोड था वो हमारे पास स्ट्रेट था लेकिन इट वाज गिवन सम एंगल। एंगल क्यों दिया गया था, ताकि जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाए वो नीचे की तरफ आ जाए। सो दिस वाज एनोड। एनोड और कैथोड को एंगल गिवन था, सारे वोल्टेज गिवन था 30K to 50K। अब जो इसके बीच एटम है, इस हाई पोटेंशियल की वजह से, लाइक यहाँ पर एक एटम है, सो एनोड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज। सो इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अट्रैक्ट करते हैं कौन सी चीज़, ये अट्रैक्ट करते हैं एनोड।
सो ये एनोड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये तो अट्रैक्ट करेंगे। बाकी जो एटम हमारे पास बन गया आयंस, इसको हम कहते हैं कैनाल रेज। अब ये कैनाल रेज क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा आई थिंक मिस्टेक हुआ है, वेट प्लीज, सही है। अब ये जो आयंस बन गए ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये कैथोड अट्रैक्ट करेंगे। सो दीज पॉजिटिव चार्ज आयन विल मूव विद द हाई स्पीड एंड हिट द कैथोड। अब जैसे ही कैथोड को हिट करेंगी तो वहाँ से हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, वो भी बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि वोल्टेज हमने अप्लाई किया 50,000। सो ये इलेक्ट्रॉन विद हाई स्पीड आएगा, एनोड को हिट करेगा और ये एनोड से क्या होगा, एक्स रेज प्रोड्यूस होगा। सो द स्ट्रिप ऑफ एक्स रेज इज, हमारे पास प्रेशर बहुत कम, वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। सो बीच में जो एटम्स होते हैं फर्स्ट स्ट्रिप इज, वो हमारे पास क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। अब जब आयोनाइज होते हैं सो द पॉजिटिव आयन मूव टूवर्ड्स कैथोड और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। फिर ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आते हैं एंड एट हिट एनोड, और जैसे एनोड को हिट करते हैं एक्स रेज आर प्रोड्यूस। सो दिस इज रोएंटागान मेथड। अब ये एक्स रेज जो प्रोड्यूस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एटम टू एटम यूज्ड। यहाँ पर इन्होंने बात नहीं की है, आई थिंक आगे बात की है इन्होंने, यस मोज़ेला में, फिर इन्होंने आगे बताया है लाइक मोज़ेला में ये कहा गया है कि ये एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इस एनोड की नेचर पर, यानी ये कौन से एटम से बना है। सो इस एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वी डिनोटेड बाय वी, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है अंडर रूट वी ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट, एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड यूज। सो दिस इज जेड ऑफ एनोड और कैथोड और व्हाट। सो ये याद रखें कि जेड ऑफ एनोड नॉट कैथोड। अब ये मैं मोज़ेला यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आसानी के लिए नहीं, सारी मोज़ेला ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया ताकि रिजल्ट हमारे पास अच्छा आए। मॉडिफिकेशन में हमारे पास क्या इसने जेड से माइनस किया बी को। व्हाट इज बी, बी हमारे पास है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये हमारे पास है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सो अगर ईटा में आ जाए कि व्हाट इज बी, सो याद रखें दिस इज कांस्टेंट ऑफ विच के वैल्यू इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉर के शील इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अगर हम कांस्टेंट पुट कर ले तो अंडर वी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मोज़ेला। सो जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह याद रखें, क्योंकि ईटा में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर मोज़ेला, तो इस तरह देते हैं। फिर अंडर रूट वी इज इक्वल टू बी इंटू जेड माइनस ए, या अंडर रूट वी इज इक्वल टू ए इंटू जेड प्लस बी, या अंडर रूट वी इज इक्वल टू ए जेड बी, या वी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी आर एनीथिंग। सो ये याद रखें कि दिस इज़ द करेक्ट रिलेशन, और बाकी जितनी भी हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, गलत है। सो ये हमारे पास याद रखें, और इसके साथ साथ ये मेथड्स भी याद रखें, और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर याद कर लें। वंस अगेन अगर बात की जाए पॉइंट्स की, सो ये याद रखें वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज 0.1। Next, what are the methods to produce X-rays? This is the point 2. Next, the correct relation from Mozzarella. Point 3. What is B? This is screening constant of which K for K its value is equal to 1. Point 4. Next, for Roentgen method, the pressure is 0.001 millimeter Hg. Next, what was voltage? Voltage was 30 K to 50 K. इस तरह याद कर ले, क्योंकि ईटा में आपको दिया होगा 20 was 20 K to 30 K, या 30 K to 40 K, या 40 K to 50 K, या 30 to 50 K। सो ये ऑप्शन इसी तरह याद कर ले, दिस इज 30 K to 50 K, इसके अलावा बाकी सारे गलत। नेक्स्ट ये प्रोसीजर याद कर ले कि एनोड और कैथोड में कौन सा स्ट्रेट था और कौन सा हमारे पास सी शेप। सो कैथोड हमारे पास क्या था, सी शेप था। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 7। अगर आपको ये पॉइंट्स याद हो इसी तरह तो फिर इंशाल्लाह आपको ईटा में कोई मुश्किलात नहीं होगी। नाउ एक्स रेज की हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है या यूजेज है वो आपको याद करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, इसमें पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। यानी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। सो ये रेस है, रेज मीन ये मूव, इसकी वेवलेंथ कम होगी और इसकी स्पीड हमारे पास क्या होगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। एक्स रेज की मोशन हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेट होती है। नेक्स्ट ये डिफ्लेक्ट होती है, हमारे पास किसी चीज़ को टकरा कर हमारे पास एंगल चेंज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, डायफ्रैक्ट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक्स रेज आ रहे हो, सामने हमारे पास छोटा सा होल हो, सो ये होल की इर्द गिर्द घूमेंगे, सो दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। सो ये डायफ्रैक्ट होंगी। दूसरा हमारे पास एक्स रेज ऑफ पेनिट्रेशन पावर, इट मीन दे कैन गो थ्रू द बॉडी। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम एक्स रेज करते हैं बॉडी की, तो ये एक्स रेज हमारे पास क्या करते हैं, एक्स रेज आते हैं और जिस्म से पेनिट्रेट होकर दूसरी साइड पर चली जाती है और बोन्स को ये पास नहीं करते, इसी वजह से बोन्स की शेडो बन जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्स रेज। सो इट इज ड्यू टू व्हाट, इट इज ड्यू टू पेनिट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है दे आयोनाइज द गैस। अब हमारे पास एक्स रेज है, एटम से पास होंगे, सो ये एनर्जेटिक है, सो एटम से, लाइक फॉर एग्जांपल इसको हम आगे गैस रख के, सो ये गैस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, सो दे कैन आयोनाइज द गैस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट। लाइक फॉर एग्जांपल रॉक साल्ट हो हमारे पास, या यूरेनियम ग्लास हो, या कैल्शियम या बेरियम हो, या कैल्शियम बेरियम प्लेट हो। सो इस तरह अगर हमारे पास कैल्शियम या बेरियम का प्लेट हो, सो जब एक्स रेज इसको हिट करेंगे तो हमारे पास स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगे, सो इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। सो एक्स रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ एक्स रेज। ये वन बाय वन आप याद कर लें। पॉइंट 8, 9, 10, 11, 12, 13 तकरीबन 14-15 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा एक्स रेज हमारे पास जो यूज है, द वेस्ट यूज इज, इस एक्स रेज की वजह से हमने डीएनए स्ट्रक्चर मालूम किया था। इसी एक्स रेज की वजह से हम जो सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास इसी एक्स रेज की वजह से होते हैं। यानी हम सॉलिड क्रिस्टल रहते हैं एक, और इससे एक्स रेज को पास करते हैं, जहाँ से एक्स रेज पास होता है, लेकिन जहाँ से पास नहीं होता वहाँ पर स्क्रीन पर स्पॉट्स बन जाते हैं, और फिर इन स्पॉट्स को ऐड करते ही हमें पता मालूम होता है कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सॉलिड क्रिस्टल। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिस्टल। इसके अलावा ये इनर्शियल ट्रांजिशन बहुत ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं सारी थ्योरी है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंशाल्लाह वो में हम अकेले एक लेक्चर में सारा का सारा कर लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आसान तरीके से।